तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बीपीएससी एईडीओ के लिए है और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। इसमें करा है कि सिंप्लीफाई करना है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप पूर्णांक तोड़ के इसको लिख लेना एक बार कि गलती नहीं हो। जैसे 3 5 15 1 16 हो गया तो 16/5 लिख दिए। ऑफ का मतलब क्या होता है का। 4 दूनी 8 3 11/4 हो गया भागा 11/3। देखिए दो पार्ट, ये ब्रैकेट के बाहर वाला हो गया, ब्रैकेट के अंदर वाला को हम करेंगे। यहाँ देखिए 5 दूनी 10 1 11/5 हो गया भागा है 5 एकम 5 2 7 7/5 हो जाएगा और भाग यहाँ पे ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑफ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा का लिखेंगे 7 एकम 7 3 10। उसके बाद लास्ट में है 6 2 3 6 1 7/3। अब का मतलब गुना होता है, डायरेक्ट गुना हम लोग काटेंगे। 3 एकम 7 एकम 7 हो गया 5 दूनी 10, तो यहाँ 2 हो गया। ये आपका भाग है। ठीक है, तो भाग को जब उल्टेंगे तो ये आपको गुना में हो जाएगा 11/5 और गुना 1/2 हो जाएगा। माइनस है 7/3। इस पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 11 क्या हो जाएगा 10। जब 10 है तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, अब एलसीएम लेना पड़ जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि 11/10 हो गया माइनस 7/3 हो गया। तो यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे। 11 3 33 10 7 70। 33 में से 70 घटाएंगे। ठीक है, तो 33 में से 70 हम घटाते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 37, और वो भी माइनस में, तो माइनस 37/30 हो गया है। ठीक है, इस पार्ट को सोल्व कर लिया। अब इधर देखना है कि यहाँ पे भी का है, 4 से काटेंगे 4 चक 16, तो ये 4 बार में कट गया। अब यहाँ पे बचेगा आपका 44/5। भाग को बदलेंगे गुना में तो ये हो जाएगा 3/11। यहाँ भाग वाला का काम करेंगे। तो यहाँ अब हम गुना कर दिए, ये 11 से कट गया, 11 चक 44, 4 3 12। एक पार्ट इधर आ गया 12/5 और दूसरा पार्ट है माइनस 37/30। इसको सोल्व कर देंगे बस। तो यहाँ पे 30 पूरा आएंगे तो इसको हम 6 से गुना कर देते हैं। 72 में से 37 जाएगा तो 35 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 30 काटेंगे 5 से, 5 7 35 5 36, 7/6 कौन सा आंसर देगा 1/1/6। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है कि दो संख्याएं जो है 3 और 7 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में 11 घटा दिया जाए, 3 और 7 के अनुपात में है, अगर 11 घटा देंगे तो 7 और 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंतर जो है हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ 3 और 7 के बीच 4 का अंतर है, यहाँ 7 और 20 के बीच 13 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे ये समझना है कि अंतर हमेशा क्या, दो संख्या है तो अंतर हमेशा क्या होगा, समान ही होगा। 11 घटा देंगे तो ये हो रहा है, तो 20 में से 7 जाएगा 13, यहाँ अंतर है 13 का और यहाँ अंतर कितना है 4 का। तो इसमें हम लोग 4 से गुना कर देंगे, ऊपर वाला में 13 से, तब जाके डिफरेंस इक्वल होगा। तो 13 चक 52 हो गया और 13 सत्ते 91। यहाँ 4 से गुना करेंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 20 चक 80। अब यहाँ पे देखिए कितना अंतर हो रहा है, एक मिनट यहाँ पे 13 3 है, 13 3 कितना हो जाएगा 39 होगा। ठीक है, डिफरेंस अब यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि 11 कम हो रहा है ना। तो 11 का वैल्यू 11 हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, मतलब 3 का वैल्यू पूछ रहा है। 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 39। ठीक है, तो बस अंतर जो यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 13, इसको अंतर को हम लोग इक्वल कर दे। यहाँ पे अंतर अब दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 11 का वैल्यू 11 हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 39। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि छोटी संख्या पूछ रहा, बड़ी संख्या पूछता तो 91 हो जाता। अब करा, यदि कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा 28/45 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। देखिए कॉट बराबर क्या होता है b/p,
और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H माइनस B/H। तो ऊपर हमको चाहिए P माइनस बी और नीचे क्या चाहिए H, ठीक है। तो ये आपको P और B दिया, दोनों का डिफरेंस देखिए, 15 में से 8 जाएगा तो 7 होगा, ठीक है। और 7 वाला ऑप्शन में देखिए एक ही है, ये आंसर हो गया। आपको H निकालने की जरूरत नहीं, H पता है कि 28 और 45, इससे तो ज़्यादा ही H होगा क्योंकि H सबसे बड़ी भुजा होती है, ये समकोण त्रिभुज है तो H जो है सबसे बड़ी भुजा होगी, ठीक है। यहाँ पे P 45 है, B 28 है, तो H क्या होगा, दोनों से ज़्यादा, दोनों से ज़्यादा ऑप्शन में क्या 53 तो दिया हुआ ही है, तो इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुई एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, 60% मत जो है कुल वैध मतों का प्राप्त हुआ। अब 25% मत जो है वो अवैध है, अवैध का मतलब जो वोटिंग हुआ, ठीक है, उसमें से 25% काउंटिंग नहीं हुआ। यदि कुल मतों की संख्या 15,000 थी तो दूसरी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताइए। कुल 15,000 है मतों की संख्या, ठीक है, उसमें से अवैध मत कितने होंगे 25%, तो इसका 25% इसमें से हम माइनस करेंगे, तो 15,000 का 25% मतलब कि देखिए 25% मतलब 1/4, 15,000 का आधा कितना होगा 7,500, उसका आधा कितना हो जाएगा, देखिए 7,500 हो गया 50%, तो इसका आधा आधा करें हम तो 3750 हो जाएगा, ठीक है। ये मत आपको हटा देना है, तो बच गया कितना 3700 हटा देंगे तो सबसे पहले तो देखिए कि हम लोग 3,000 हटा ही देते, इधर कितना बचेगा 250 एक्स्ट्रा, तो 4 ही घटा देते हैं, तो 11,000 जो है 225 बच गया। अब शेष कितना बचा 11,250, 250 बचेगा क्योंकि इतना हम माइनस कर दिए। अब जो ये है कुल वैध मत ये हो गया आपका, इसका 60% प्राप्त हुआ जीतने वाले को, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना, तो इसको 60% मिला तो इसको कितना दूसरा को मिलेगा 40%। अब 40% का मतलब कह सकते हैं कि 40/100 तो 2/5, सिंपल सा फ्रैक्शन है ना। 40% का मतलब क्या होगा 2/5, 20 दूनी 20 बचे, तो 2/5 निकाल देना है, तो 5 से हम काटेंगे इसको, देखिए 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 दूनी 10 बचे 25, अब इसका डबल कर देना 2250 का डबल कितना होगा, तो देखिए 2250 है 250 250 500, 4,500 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इनवैलिड जो है 25%, अवैध इसको हम घटा दिए पहले, जो कितना था घटाने पे पता चला कितना 11,250, इसका 40% निकाल दिए क्योंकि दूसरा उम्मीदवार का यहाँ पे पूछ रहा है, पहला को मिला 60%, दूसरा को मिलेगा 40%, 40% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 2/5। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि यदि सेक 6a 6a है बराबर कोशेक a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसा वैल्यू रहेगा तो दोनों का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों का योग कितना होना चाहिए 90, तभी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 2a का वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों का योग 90 कब होगा, तो देखिए 6a + a 7a हो गया माइनस 29 बराबर 90, 90 जब है तो 90 29 को इधर लाएंगे तो जुट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 119, 7a का वैल्यू 119 हो गया, तो 7 के पहाड़ा में 119 कितना बार आएगा 17 बार में आएगा, 17 7 119, तो यहाँ पे 17a का पता चल गया, यहाँ कहता है कौन a का मान ही बताने के लिए, ठीक है, तो 17 हो जाएगा। जब भी बराबर बराबर याद रखिए एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक चोर पीछा एक पुलिसकर्मी कर रहा है, एक चोर का पीछा जो है पुलिसकर्मी कर रहा है जिसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यदि चोर और पुलिस 280 मीटर आगे हैं तो पुलिसकर्मी को पकड़ने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले समझिए कि चोर जो है 7 के स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और पुलिस जो है 12 के स्पीड से। मतलब ये कि चोर जो है 1 घंटा में, मीटर की बात करें तो कितना जाएगा, 7 के स्पीड है तो 7000 मीटर जाएगा। तो इसका स्पीड जो है पुलिस का वो 12 किलोमीटर है, मतलब इसका मतलब कि 12,000 मीटर जो है ये 1 घंटा में जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटा में कितना कवर कर सकता है, 1 घंटा में 5000 मीटर कवर कर सकता है। 1 घंटा का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में पुलिस जो है चोर को इतना पकड़ सकता है। लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 280 मीटर का ही है, 280 मीटर। तो समझिए कि अगर बात किया जाए कि 5000 जो है 60 मिनट में कवर कर सकता है दूरी, तो 500 मीटर की दूरी कितना में करेगा, 6 मिनट में, ठीक है। और यहाँ पे बात कितना है, 280 का। तो अगर समझ के कि 250 मीटर रहता तो ये 3 मिनट में पार कर देता, ठीक है। बच गया कितना दूरी, 30 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब 30 मीटर बताइए कितना समय लग जाएगा। तो इसका 8 से अगर हम भाग कर दे तो लगभग जो है ये आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए 3 वाला इसमें बहुत सारा है, तो हम डायरेक्ट पूरा आंसर निकालते हैं, ठीक है। हमको ये समझ सकते हैं कि 1 मीटर को कवर करने में इसको टाइम कितना लग जाएगा। यहीं से अगर सोचा जाए तो 3/250, ठीक है। छोटा वैल्यू है तो छोटा वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। 3 बटा क्या हो जाएगा, 250। टोटल दूरी कितना कवर करना है हमको, 280। तो टाइम कितना लगेगा। तो अगर हम 0 से 0 काट दे यहाँ पे, ठीक है, तो 28 3 84 हो जाता है, 84/75। तो 25 वाला आंसर होगा। लेकिन 25 3 कितना होगा, 75। 3 पूर्णांक बच जाएगा कितना यहाँ पे, 9, ठीक है, 9/25। थोड़ा फ्रैक्शन में लाना था इसलिए इसको हम चेंज कर दिए। 1 का वैल्यू निकालेंगे फिर इतना, ठीक है। यहाँ से भी हम कवर कर सकते। ये छोटा वैल्यू यहाँ पे आसान था यूज करना। सीधा रहता यहाँ पे 250 तो आसानी से हम बता सकते थे कि 3 मिनट में कवर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, इसमें फाइंड द वैल्यू कर रहा है। सबसे पहले जो देखिए अंदर का ब्रैकेट जो है उसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि भागा है, तो 3 से जब भाग करेंगे, 3 में 1/3 से, तो ये ऊपर चला जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, ठीक है। 6 को 3 से गुना कर दिए तो 18। अब बच गया आपका 3 माइनस 18। मझली ब्रैकेट के अंदर देखिए 3 माइनस हो जाएगा 18, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखते हैं इधर वाला वैल्यू, यहाँ पे ये भी 3 3 क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 + 3। और मझली ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो 9 3 12 3 15, 15 में से 18 जाएगा तो -3 हो गया। यहाँ से यहाँ मझली ब्रैकेट का काम खत्म। ये -3 आ रहा है, यहाँ बाहर -3 है, तो -3 क्या हो जाएगा, +9। +9 हो गया और माइनस देना है आपको 4 × 2। बस इसको आप सोल्व कर दिए, 4 दूनी 8 घट गया, तो 1 बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 18 कितना हो जाएगा, 19। तो इसका 19 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से जो है छोटी ब्रैकेट के अंदर पहले काम करना है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची गई है। ये जो है बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा हम खींच दिए यहाँ पे, ठीक है। ए पी और ए क्यू 2 स्पर्श रेखा ये यहाँ करा है कि ए पी क्यू, ए पी और क्यू 40 है। यहाँ पे केंद्र ओ मान लेते हैं, तो ए पी क्यू ये आपका 40 है, ये वाला एंगल 40 है। तो एंगल पी, देखिए एंगल क्या बता रहा है कि पी ओ क्यू बताइए, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये आपको ध्यान देना है कि 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री।
क्योंकि ए क्यू और ए पी बराबर होता है, 40 40 80 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये आपका 100 है और पूछ रहा है आपसे क्या, पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू देखिए, ये सामने केंद्र पर का कोण, दोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री। जब ये 100 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक दर से 1760 रुपया और 9% वार्षिक दर से 2240 रुपया समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। उसे ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1536 चुकाने पड़े। ठीक है, टोटल ब्याज के रूप में 1536 चुकाने पड़े। तो समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कितना रेट इसका, 6% वार्षिक दर से 1760 रुपया लिया। ठीक है, और 9% की दर से 2240 रुपया लिया। ठीक है, अवधि यहाँ टाइम जो है दोनों का सेम है, तो दोनों का टाइम सेम है, तो उसे कुल मिला कर इतना। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिए 1760 का 6% कितना होगा। ठीक है, 1760 के 6% हम लोग निकालते हैं, तो देखिए 1% आपका हो जाएगा 17.6। बात को समझिए, 1% क्या हो जाएगा 17.6, क्योंकि 100 से भाग करेंगे तो 1% निकलता है, तो इसको हम 6 से अब गुना कर देंगे तो 6% हो जाएगा। ठीक है, तो 17 छक्का का 102 हो गया और 6 छक 36, 102 में मतलब ये हो जाएगा 106.5, सॉरी 105.6। अब यहाँ इसका 9% निकालना है। देखिए 1% आपका हो जाएगा कितना 22.4, इसको 9 से गुना कर देंगे तो 9% हो जाएगा। ठीक है, 9 चक 36 हो गया। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 3 21, फिर 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9%। और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो 1 साल का आपका ब्याज निकल जाएगा टोटल का। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट से 5 1 6 1 7 हो गया, 0 हो जाएगा, 307.2 हो गया। ये 1 साल का ब्याज है। ठीक है, अब आप बताइए कि 1500 कितना साल में है टाइम, तो 5 गुना लग रहा है 325, तो 5 साल हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें कैलकुलेशन आपको यही करना था, 6% निकालना था और 9%। तो याद रखिएगा कि 1% निकालने के लिए 100 से भाग देते, 1% हो गया 17.6, यहाँ पे 1% हो जाएगा 22.6, यहाँ 6 से गुना कर दिए, यहाँ 9 से जोड़ दिए, तो 1 साल का जो है ये ब्याज निकल गया। तो कितना साल में ये 1536 होगा, 5 साल में 5 से गुना करेंगे तो 1536 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक पुरुष नदी के पानी में, एक पुरुष जो है नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। ठीक है, दूरी कितना है 1 किलोमीटर। शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसको 12 मिनट लगता है। शांत जल है तो 12 मिनट, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। तो नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये करना है कि दूरी आपका 1 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें हम भाग दे रहे हैं x से, तो कितना रहेगा 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, 12 मिनट, लेकिन बहती नदी में अगर भाग देते, बह रहा है नदी, मतलब 1 किलोमीटर में भाग देंगे क्या, x प्लस वाई। धारा की दिशा इसमें क्या करेंगे हम लोग, धारा की दिशा इसमें घटा देंगे। ठीक है, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं, मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये डिफरेंस जो है 1 मिनट का हो गया। इसको तो सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल पूछ रहा है क्या, नदी के बहते पानी की चाल बताइए। नदी के बहते मतलब वाई का वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
बहते पानी का तो ये क्या होगा, बहुत ही अच्छा। एक बात तो यहाँ पता ही है, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, ये याद रखिएगा। 12 मिनट में कितना जाता है, 1 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट की बात किया है तो 12 पचे 60, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब जो 60 मिनट में तय करेगा दूरी, वही तो स्पीड हो जाएगा। तो मतलब एक्स का वैल्यू तो यहाँ पता चल गया 5। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू 5 है, मतलब 5 माइनस वाई है, इधर हो गया 5 बराबर 1। और यहाँ भी देखिए कि 1 क्या आ रहा है, 1 मिनट है ना। इसको घंटा में बदलेंगे तो 1/60 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन लेना है, ठीक है, जिसका एलसीएम यहाँ पे 60 हो जाए। नहीं तो सोल्व करेंगे इसको डायरेक्ट। 5 में से हम क्या घटाएंगे, तो देखिए 12 वाला तो आंसर होगा ही। इसको जांच लेते, वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 बटा जब 5 आएगा, यहाँ पे हमको चाहिए नीचे 12। और एक बात समझ लिए कि ये 25 और 22, ये तो 12 वाला नंबर, ये तो दोनों होगा ही नहीं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, 5/13 और 7/। तो हम देखते हैं कि हमको यहाँ पे 60 चाहिए, तो एक फैक्टर 5, दूसरा तो 12 चाहिए। तो यहाँ 12 बट्टा में ये नहीं हो पाएगा, 5/13, क्योंकि देखिए 5 में से अगर हम 5/13 घटा दें तो 13×5 कितना होगा, 65 में 5 जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। जैसे यहाँ 60 होगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। देखिए कि ये 60 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 13, तो ये हो गया आपका 13/60 और ये हो जाएगा 1/5। जब 12 से हम गुना करेंगे तो ये 60 तो हो गया, नीचे 13 में से 12 जाएगा, 1 वेरीफाई हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5/13। ठीक है, नहीं तो देखिए ये बात दिया हुआ था, इसको बस ध्यान में समझना था कि स्पीड चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि शांत जल में जो दूरी तय करेगा, 12 मिनट में तय करा 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 5, तो स्पीड पता चल गया इसका 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब धारा का चाल पूछ रहा है, तो धारा का चाल इस तरह से निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा एक कार 1 घंटे के पहले 1/4 भाग में 20 किलोमीटर। ठीक है, एक कार 1 घंटे के पहले, 1 घंटे के पहले जो है 1/4 भाग में 20 किलोमीटर, दूसरे 1/4 भाग में 15 किलोमीटर, तीसरे 1/4 भाग में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, फिर से एक कार जो है 1 घंटे के पहले 1/4 में। ठीक है, टोटल जो है टाइम आपको दिया हुआ 1 घंटा। पहला 1/4 निकालते हैं तो उसको 20 किलोमीटर जा रहे हैं, तो कुल दूरी कितना हो गया, 20, 25 और 15, 15, 25 जो है यहाँ पे 40, 20 कितना हो गया, 60, 60 हो गया कुल दूरी। अब कुल समय की बात कर दे, तो देखिए कुल समय अगर बोलेंगे 1/4 1/4, तो 15, 15, 15 कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। इसको घंटा में बदलेंगे, है ना, तो हमको देना पड़ेगा 60 से इसमें भाग, तो ये आपका 3/4 हो जाएगा। मतलब वैल्यू जो होगा 60 गुना 4/3 होने वाला, 3 से कटेगा 20 बार में, 20 से कितना हो जाएगा, 80। 80 जो है पूरी यात्रा के दौरान कार का औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि एक कार 20 किलोमीटर कवर करता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटा के 1/4 भाग, मतलब कि 15 मिनट में जो है 20 किलोमीटर जाता है। उसके बाद 25 किलोमीटर जो है, फिर यही बात कर रहा है इसमें भी, एक आधा
तो 15 मिनट में फिर 25 जाता है, फिर 15 मिनट में 15 किलोमीटर जाता है। तो औसत चाल जो होता है कुल दूरी हो गया बटा कुल समय 45 मिनट है, तो उसको घंटा में बदल दिए और निकाल दिए, तो 80 किलोमीटर पर आवर जो है ये औसत चाल हो गया। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को समझिए। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजना प्रदान करता है। 3 योजना है, एक तो करा है कि 24 और 27% 2 क्रमागत छूट। ठीक है, तो टोटल कितना % छूट होगा। यहाँ पे देखिए कि पता है कि 24 x + y का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब छूट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्रमागत छूट में क्या होता है, माइनस 24 × 27 बटा 100। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 27 और 24 51 हो गया, माइनस घटाना पड़ेगा। अब इसको लगभग में हम लोग सोचेंगे, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 है तो 6 के आसपास घटेगा यहाँ पे। ठीक है, 6 पॉइंट कुछ समथिंग होगा। तो ये आंसर कितना के पास आ रहा है, 45% के पास। दूसरा देखिए कि 5 खरीदे 3 मुफ्त दिए, 5 पे 3 फ्री दे रहे, मतलब कि इसको 3 जो फ्री मिल रहा है टोटल 8 पे कितना % हो, 8 पे 3 फ्री हो रहा है। तो 3/8, 1/8 जो होता है वो होता है कितना, 12.5%। इसको 3 से गुना कर देंगे तो क्या, बढ़ते 36 37 दशमलव कुछ होगा। ठीक है, 37.5। तीसरा देखिए क्या है, 6 खरीदने पे 10 पाए, बाई 6 एंड गेट 10। ठीक है, तो 10 जब मिल रहा है तो 10 फ्री में मिल रहा है कितना पे, अब टोटल कितना हो गया, 16। ये आपका जो है 5 बटा कितना हो जाएगा, 4, 5/8। ठीक है, तो 1/8 तो बता दी कि 12.5, इसको 5 से अगर गुना कर देंगे तो 12×5 = 60, 62.5 हो गया। तो कह रहा है किस योजना में न्यूनतम छूट प्रतिशत मिलेगा। ओ, न्यूनतम पूछ रहा है। अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो देखिए टोटल हम लोग समझ गए, न्यूनतम पूछता तो क्या हो गया, बी आंसर हो गया, अधिकतम पूछता तो सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों क्या डिफरेंट है। हाँ, अगला देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, एक कार 1 घंटे के पहले 1/4 में 20, फिर दूसरा तीसरा 15 है। औसत चाल होता है, जो बना चुके हैं 80 होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे आपको 4A और 16A का चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है, 81 है। तो ए का मान बताइए, मतलब कि समझिए 4 है, ए है, ये समानुपात है, ये 16A है, इसका चतुर्थ अनुपात जो है कितना है, 81। ठीक है, तो हम लोग पता है कि पहला और अंतिम का गुणनफल इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16A² बराबर 81 × 4। अगर 4 से हम इसको काट देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा आपका 81/4, तो ए बराबर हो जाएगा 9/2। ठीक है, ए का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो गया। समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, बी गुने एच डायरेक्ट। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बी गुने एच। यहाँ पे कहता है ऊंचाई का 2 गुना आधार है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 338। मतलब ऊंचाई अगर x है, ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा, 2x, और दोनों का मल्टीप्लाई मतलब क्षेत्रफल हो गया 300। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 169। ठीक है,
जो कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, और किसका स्क्वायर होता है 13 का। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। अगला देखिए, इसमें क्रमागत छूट दिया हुआ है, समतुल्य एकल छूट पूछ रहा है, 3 छूट दिया हुआ है। किसी भी 2 छूट को हम लोग पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 20-20 का निकालते हैं, जो कि बाद में 10 का निकालना साथ में आसान रहेगा। तो 20-20 का क्रमिक छूट क्या होगा, 20 + 20 माइनस 20 × 20 बटा 100। 20-20 40 में से कितना घट जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 36। अब हम लोग निकालेंगे 36 + 10 का, तो 36 हो जाएगा गुना 10 बटा 100। तो यहाँ देखिए 36 × 10 = 46 हो जाएगा, माइनस घटाएंगे, 10 से भाग देना है तो 3.6 हो गया। पहले 40 में 3 घटा दीजिए। ठीक है, 43 में 0.6 घटाएंगे तो 42.4 हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगला कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 200 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 100 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है कितना दिन में करेगा 200, बी उस काम को करेगा 100 दिन में। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में ए और बी दोनों पहले दिन काम करते हैं। ठीक है, केवल ए दूसरे दिन काम करता है। तो यहाँ इसको बात को समझिए कि ए और बी दोनों पहले दिन काम करते हैं, और केवल ए जो है दूसरे दिन काम करता है, और केवल बी जो है तीसरा दिन काम करता है। यह चक्र काम पूरा होने तक चलता रहता है। दोनों को पूरा काम करने में कितने समय? तो सबसे पहले टोटल काम आपको निकालना है। 200 और 100 का काम एलसीएम 200 होगा, इसका क्षमता 1, इसका क्षमता 2। पहला दिन दोनों काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट डे में आपका काम हो जाएगा 1 + 2 3, पहला दिन 3 काम हो गया। दूसरा दिन कहता है केवल एक काम करता है, मतलब इसका क्षमता 1 है तो 1 हो जाएगा। तीसरा दिन केवल बी काम करता है, इसका क्षमता 2 है, मतलब ये 3 दिन का काम आपका हो गया, 3 दिन का काम 6। ठीक है, मतलब कि 6 काम करने में 3 दिन का समय लगता है। टोटल हमको काम कितना करना है 200। ठीक है, तो 200 काम करना है, तो ये कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पे हमको 200 के पास पहुँचना है पहले तो कितना से हम गुना कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं, 100 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डबल देखते हैं, डबल तो होगा ही, लास्ट वाला टर्म जो है थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में देखिए यह काम छोड़ रहा है, शेष काम पहले बचे, पहले एक हम कम करते हैं। जैसे हम 200 है, इसको 6 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 6 कम 6 हो गया, 1 मिनट, 6 3 कितना हो गया 18, 2 पर 0, फिर 6 3 कितना हो जाएगा 18। पूरा कटने वाला नहीं है, मतलब 33 दिन तो काम होगा। तो हम लोग 33 दिन का काम निकालते हैं, 33 दिन का। ठीक है, 33 दिन में कितना काम होगा? तो देखिए 33 कितना 99, यहाँ 33 से गुना करेंगे, 6 3 18, 6 3 18 1 19, 198 काम हो गया 99 दिन में। अब बच गया 2 काम, तो 2 काम जो करेगा वो पहला दिन तो तीनों मिल के करेगा, है ना। तो 2 काम जो बच गया उसको फर्स्ट डे का काम है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3, मतलब 99.2/3 हो जाएगा। 20 का सही आंसर होगा, ये समझना था। ठीक है, पूरा भाग लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो ये 3 दिन का काम हम लोग छोड़ेंगे, उसको फिर यहाँ पे देखेंगे कौन पहले काम करेगा। अब क्वेश्चन आगे देखिए, इसमें करा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाले, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाले तो वो तो इनवैलिड हो गया। ठीक है, केवल 2 उम्मीदवार रामाज्ञा और श्रवण उम्मीदवार जो इलेक्शन में खड़ा है। विजेता रामाज्ञा जो है सूची
कि सभी मतदाताओं में से 54% का समर्थन, टोटल जो है मतदाता सूची में लिस्ट उसका 54% समर्थन प्राप्त किया वोट, उसे अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। अब यहाँ पे प्रतिशत सब जगह, यहाँ पे आपको संख्या दे दिया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो हम लोग इसमें जो है 100x मानेंगे। टोटल क्या मानेंगे? मतदाता सूची में कुल संख्या 100x। तो इसका 12% मतदाताओं ने तो अपना वोट नहीं डाला, तो 12x तो ऐसे ही कम हो जाएगा, तो बच गया कितना? 88x। अब 88x में 3 बात है। एक तो देखिए कि कह रहा है कि 54% जो है वो सभी मतदाताओं का प्राप्त किया, तो सभी मतदाता है 100x, इसका 54% हो जाएगा 54x। 54x घटा देंगे इसमें तो बच जाएगा कितना? 8 में से 4 गया 2, ठीक है। 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे 8 है, 8 में से 5 अगर जाता है तो 3 हो गया, ठीक है। ये 32x बच गया। अब 32x जो बच गया, ठीक है, सोचना है कि 32x जो बच गया इसमें आपका जो है ये इनवैलिड वाला भी शामिल है, ठीक है। तो इनवैलिड वाला अगर हम घटा देंगे तो टोटल ये हारने वाला का प्राप्त हो गया, और जीतने वाले को कितना मिला है? 54x। 2 बात ध्यान है। अब दोनों का जो ये अंतर है ना, ये है आपका 1456। तो इसमें से घटाइए, 54 में से 32 घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देख लीजिए, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 22x हो गया। इसमें से ये घटा रहे, यहाँ पे क्या जाए? -84 ही होगा, ठीक है। अंतर लेना है तो इसमें से ये घट गया, नहीं देखिए अंतर लेना है तो माइनस माइनस क्या, ये प्लस आपका हो जाएगा, बराबर 1456। अब 84 को इधर लाएंगे तो ये घटेगा, तो अब यहाँ पे इसको घटाना पड़ेगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक है। 15 में से 8 जाएगा तो 7, 1300 कितना हो गया? ये आपका हो जाएगा 1362, ठीक है। अब ये देखना है कि आपको ये 11 से कटता है कि नहीं। ओ सीट, थोड़ा सा पे मिस्टेक हो। देखिए यहाँ 8 है, 8 में से 4 जाएगा तो 2 नहीं, 4 होना चाहिए ना। यहाँ पे 34 हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग 34 करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 4 में से 4 जाएगा, यहाँ पे आपका 20x हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था, तो इसको ध्यान देना। 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही होना चाहिए, तो 20 + x है, तो यहाँ आपको 20x का वैल्यू पता चल गया। और टोटल हमको चाहिए क्या? 100x का। इसको कितना से गुना कर देंगे? आंसर आ जाएगा 5 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 5 7 35 1 36, 5 तिहाई 15, ठीक है। 15 3 कितना हो जाएगा? 18। 5 एकम 5 1, ये कैसे पढ़ दे? हाँ, 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा। तो ये आंसर जो होगा कितना हो जाएगा? 6860। ऐसे सिंपल देखिए 1300 है, 13 5 6500 हो जाएगा। अच्छा 72 5 360 होता है, जोड़ देंगे तो 6800 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे चुनाव वाला कॉन्सेप्ट जैसे क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्या x और y का योग 12 दिया हुआ है, ठीक है, और उनका गुणनफल 27 है, तो उनके घनों का योग बता दीजिए। ऑप्शन आपको सोचना है, ऐसा संख्या सोचिए जिसका योग 12 है और उनका गुणनफल 27 है।
तो ना सिंपल से देखिए योग 12 है 27, 27 का 9 के पारा में आता है 3, 9 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 3 12 होगा, 9 3 27 होगा। और कोई संख्या हो सकता है क्या? नहीं, और कोई संख्या नहीं हो सकता। तो बस 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो देखिए 9 का क्यूब होता है 729, अब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए क्योंकि 700 तो रहेगा ही। ठीक है, तो 9 7 कितना हो गया? 16, 56 वाला 700 कितना हो जाएगा? 56। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुनी। तो 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? तो बता दिए कि 4 वर्ष में 2 गुनी, तो फिर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 4 वर्ष में 2 गुनी कितना टर्म ये होगा? तो ये 3 टर्म में हो जाएगा। देखो इधर क्या होता है? ये गुना होता है, इधर क्या होता है? इधर जोड़ होता है। 4 3 कितना हो गया? 12 साल। ठीक है, यह हो जाएगा 8 गुना। 8 गुना जो है 12 साल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 36 वस्तुओं का मूल्य n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 20% n का मान होता है। देखिए लाभ 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5। 5 अगर CP है तो SP कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, 5 अगर CP है तो SP कितना होगा? 6 होगा, तभी तो 20% लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिए 36 वस्तु का मूल्य n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे CP SP करने का मतलब 36 का CP बराबर n का SP। ठीक है, मतलब कि इधर वाला क्या होता है? आपका SP का वैल्यू होता है। SP को हम 36 कर रहे हैं तो CP कितना हो जाएगा? 36 गुना करें 6 से तो ये आपका हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 36। मतलब SP अगर 36 है तो CP कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यही n का वैल्यू पूछ रहा है। अनुपात अगर निकालेंगे यहाँ पे देखिए तो CP बटा SP बराबर आपका हो जाएगा n/36। ठीक है, SP को इधर लाए, SP मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो आपका देखिए n बटा हो गया 36, इसलिए S को हम 36 बदल दिए, 6 से गुना कर दिए और यहाँ भी 6 से गुना किए तो ऊपर 30 हो गया। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। डी आंसर होगा। ठीक, अगला ये क्वेश्चन देखिए, x + y + z बराबर 1 है, xy + yz + zx बराबर -1 है। ठीक है, और x × y × z बराबर -1 है। तो आपको बताना है x³ y³ + z³ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला इस पे क्या सेट, कौन सा फॉर्मूला सेट कर सकते हैं? देखो इस टाइप में जो आंसर जब रहेगा तो आंसर याद रखना कि आंसर इसमें 0 ही होने वाला है ना। नहीं तो फॉर्मूला इसमें देखिए हमको क्या निकालना होगा? सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा इसमें x² y² z² का वैल्यू, x² + y² + z² बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर इसका हम निकालेंगे, इसका क्या होगा? x + y + z का होल स्क्वायर। और माइनस में क्या हो जाएगा? 2 × xy + yz + zx। ठीक है, xy + yz + zx। यहाँ से वैल्यू हम रखेंगे अब तो निकाल देंगे। ठीक है, तो x + y + z का मान कितना है? 1। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 देना है। xy yz इसका वैल्यू क्या दिया होगा? -1। तो ये माइनस माइनस प्लस होने का, तो ये इसका वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब हमको क्यू चाहिए। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? याद कर लीजिए, या XY के टर्म में देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा x + y + z होता है और ब्रैकेट में देने हैं आपको x² + y² + z² और माइनस सब xy में हो जाए, xy + yz + zx। बस ये टर्म आपको रखना है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो 1 है तो 1 देंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 देंगे, माइनस
एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ, ठीक है। अच्छा एक टर्म और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू होने वाला है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy जेड का वैल्यू ये होने वाला है, ठीक है। ये बात तो भूल ही गए थे। तो इधर हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यू -1 आने वाला है, -1 प्लस 1 हो गया, 3 1 4, 1 से गुना करेंगे तो राइट साइड में हमको आ रहा है 4 और लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे xy z का वैल्यू भी दिया हुआ है -1, ठीक है। तो यहाँ -1 जब देंगे तो -1 वैल्यू रखने से ये +3 हो जाएगा और 3 को जब इधर लाएंगे, देखिए कॉन्सेप्ट फार्मूला याद करने के लिए बताया, 3 को जब इधर लाएंगे देखिए माइनस माइनस +3, 3 को इधर लाएंगे तो -3 होगा और 4 में से 3 जब घटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, इसलिए इसमें वैल्यू नहीं रख सकते, इसको फॉर्मूला से ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका 1 ही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें एक गोले की त्रिज्या दी हुई है 2.1, तो गोले का आयतन किसके बराबर होगा, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई का मान हम 22/7 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे है 2.1, 7 से कटने वाला है, 21/10 हो गया, 21/10 और 21/10, 7 या 21 हो गया, 3 से 3 कट गया। अब इसको किसी को हम काटेंगे नहीं क्योंकि डेसिमल में हमको भाग तो देना ही है, बस ऊपर वाला को आप गुना कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 को अगर हम लोग 4 से गुना कर दे, देखिए 22 गुने 4 गुना 441, बटा में क्या होने वाला है 1000। तो पहले 4 से हम इसको गुना करते हैं 441 को, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 × 16, 4 × 16 17 गुने 22, ठीक है। अब 22 से गुना करना है तो 1764 का डबल करेंगे, 1764 कितना होने वाला है, तो 64 128 होता है, 17 17 3400, तो 3528 हो जाएगा। एक बार और यहाँ पे हम लिखेंगे 3528 और इसको जोड़ देंगे, तो 8 8 2 10 हो गया, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया और 3 हो गया, 388, ठीक है। इसमें 1000 के बाद 3 अंक का दशमलव देंगे तो 38.808 होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा तो है इसमें, लेकिन तरीका से कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब इसमें करा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में 30 दिन में, दोनों का पहले एलसीएम लेंगे 60, इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता 2 हो गया। यदि वे 2 दिन तक मिलके काम करते हैं, 2 दिन तक तो मिलके काम किए, 2 दिन का काम कितना हो गया 10 काम किए, तो बच गया आपका 50 काम। तो कितना काम शेष रह गया, कितना काम शेष रह गया 50 और यहाँ कितना है 60, टोटल कितना भाग शेष रह गया, 0 से 0 काटेंगे 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% अधिक है। अंकित मूल्य अगर 100 है, 100 अगर क्रय मूल्य है, सीपी मानेंगे तो एमपी कहते हैं मार्क प्राइस को, ठीक है। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 135। अब इसका 15% छूट देंगे, जब भी छूट होगा तो मार्क प्राइस पे, ठीक है, अंकित मूल्य पे इसका 15% हम लोग को निकाला, तो 15% अगर हम देखते हैं यहाँ पे छूट, तो 15/100, 3 5 से काटेंगे, 5 या 15 20। अब यहाँ पे हमको 20 से काटेंगे 5 से, तो 5 या 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 27, 27 दिया कितना हो जाएगा, तो 27 दिया तो 81 हो जाएगा, 27 दिया 81/4। यहाँ जब भाग देते हैं तो 20 80 तो कट जाएगा 20 बार में, 1/4 का मतलब 0.25, तो 20.25 जब घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए 20 घटाएंगे तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा 115, अब 0.25 घटाएंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। तो 114.75 हो गया। तो आंसर जो होगा 0.75 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है 3/4।
14 वाला एक ही है तो एक ही हो जाएगा, मतलब 100 में खरीदे और 114.75 में बेच दिए, तो प्रॉफिट तो यहीं से होगा। 100 पे जितना प्रॉफिट है तो वही तो प्रतिशत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ये, 2 गोले के आयतन दिया हुआ, आयतन का अनुपात, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आयतन का अनुपात दिया हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका देखिए ये आपका क्यूब का वैल्यू होता है, ये आपका हो गया 8 का क्यूब और 33 75 हो जाएगा 15 का क्यूब। तो हमको क्षेत्रफल चाहिए, स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, मतलब कि 8 का स्क्वायर चाहिए और 15 का स्क्वायर चाहिए। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, परिमाप का अनुपात पूछता तो सिंपल भुजा का रेशियो चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावण नहीं आरव है, आरव के पास जो है 10,000 की कीमत की एक घड़ी है, वह इसे 15% के लाभ पर भाविन को बेचता है, 15% प्रॉफिट पे इसको बेचता है। इसका 15% क्या होगा? 1% तो 100 हो जाएगा, 15% 1500, तो ये 1500 जोड़ दिए, ठीक है 11,500 हो गया। कुछ दिन के बाद भाविन इसे 15% हानि पर आरव को वापस बेच देता है। अब इसको 15% हानि पे दे रहा है, इसका 15% हमको निकालना है। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, 15 का पारा पड़ेंगे, देखो 15 15 का इसका तो पता है 225, तो 2 डिजिट में तो 25 लिखेंगे, 2 बच जाएगा, 15 कम 15 और 2। ठीक है, तो 1700 कितना हो गया? 25, 1725 घटाना होगा हमको। तो आरव को होने वाला प्रतिशत हानि क्या, नहीं लाभ होगा कि हानि होगा ये बताना है आपको। तो देखिए आरव जो है, आरव 10,000 की कीमत 15% लाभ पहले कमाते हैं, ठीक है, और भाविन को बेचा। कुछ दिन के बाद भाविन इसे 15% हानि पर आरव को वापस बेच दिया। ठीक है, जब ये वापस ले लिया तो इसको तो और प्रॉफिट होगा, मतलब ये हुआ। यहाँ पे देखते हैं कि 1500 तो एक्स्ट्रा दिया ही था, तो यहाँ पे प्रॉफिट और कितना का हो गया, 7 में से यहाँ पे 25 हो जाएगा, 225 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 1500 और 225, तो कह सकते हैं कि 1725 का प्रॉफिट हो गया, है ना। लेकिन ये 1725 जो है उसका सीपी कितना था? सीपी तो 10,000 ही था, तो प्रॉफिट सीपी पे ही होगा। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट वाला 2 आंसर देखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 17.25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है कि 3 वर्षों में 10% ब्याज पर देय जो है 10,192 के ऋण को कितने किस्त से चुकाया जाएगा? तो ये किस्त वाला इसमें साधारण ब्याज करा है। साधारण ब्याज बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया का अगर किस्त, पहला साल जो है 100, ठीक है, दूसरा 100 है तो 100 पे इंटरेस्ट जो है अगला साल क्या हो जाएगा 110, फिर इस 100 पे जो है अगला साल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 120। ठीक है, इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 300, इसको जब इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 330। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट हो गया 330, किस्ती कितना 300। यहाँ पे देखना है कि 330 है, 330 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10,188, यही समझना 10,192 जो है वो 330 का वैल्यू है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अमाउंट, है ना, मतलब 100 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 100 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे काट के। यहाँ पे देखते हैं कि ये 33 है, 3 से ये कटने वाला नहीं है, 11 से कटने वाला भी नहीं है। 11 से अगर देखते हैं क्या कट सकता है, तो देखिए 11 से कटने वाला भी ये नहीं है, तो हम लोग 33 से इसमें भाग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही बात ध्यान से देखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है 3 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर दे जो है 10,192 ऋण को कितने किस्त में चुकाया जाएगा। तो साधारण ब्याज है, इसमें बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग 100 मानेंगे, 100 का अमाउंट, तो इस पर फर्स्ट ईयर में 100 ही देना पड़ेगा। फिर 100 पे सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 110। फिर 100 पे जो है अगला साल में कितना 10 ब्याज, क्योंकि रेट यहाँ पे आपका 10% है, ठीक है। तो 100 पे 10 रुपया ही बढ़ेगा, फिर अगला में बढ़ जाएगा 10 रुपया, 120 रुपया देना पड़ेगा। ये 3 टर्म में हो गया। इसको जोड़ेंगे तो इधर 300 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 330 होगा। तो ये अमाउंट हो गया। 330 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10,192, ये 330 का वैल्यू है। तो हमको चाहिए 100 का वैल्यू अमाउंट, ठीक है। तो 100 का अमाउंट निकाले, 3 0 से 0 हो गया। अब यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग भाग करेंगे। 33 3 से भी नहीं कटता है और 11 से भी नहीं कटता है, तो 33 से आपको भाग देना होगा। जब भाग देंगे तो देखो 33 ये कितना हो गया, 33 ये 99, बच गया इसमें 2 पे 9 होगा, तो ये 0 देंगे, ठीक है। तो बच गया यहाँ पे देखिए कि 292, ये कितना बार में आएगा, तो ये आपको आ जाएगा 8 बार में, ठीक है। 8 तिरिक 24 हो गया, और 8 तिरिक 24 और 2 26। जब यहाँ से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 28, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो 28 है, 0 बैठ गया, तो फिर कितना बार में आएगा, फिर आपको 8 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो 8 बार में फिर हो जाएगा 264। अब यहाँ पे आपका बच जाएगा 16 पे 0 होते होगा। अब 33 से कितना बार में लगा सकते हैं, लगभग 5 बार, ठीक है। 33 5 165 होता है। तो अगर हम लगभग में जाएंगे तो लगभग में देखिए आंसर आपको मिलाना ही है, ठीक है। तो हम लोग लगभग में जा सकते हैं, एक पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 33 5 165 होता है, मतलब कि 0.5 के आसपास ये हो जाएगा। अब इसको जब गुना करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा 3088.5, मतलब 3088 रुपया 50 पैसा के आसपास होगा, जो कि ऑप्शन क्या है सी रहेगा। 48 पैसा या 50 पैसा, पैसा 2 पैसा का कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो बस इसको यही वैल्यू निकालना था आपको, 100 मानना है। जो भी रेट होगा यहाँ पे वही इंटरेस्ट जो है बढ़ेगा। इसको जोड़ देंगे, टोटल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और इससे भाग 100 का वैल्यू आपको निकालना है, तो वो किसकी वैल्यू निकल जाए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोला है। तो गोला का व्यास है 12, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको हम बना दिए खींच के एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार क्या हो जाता है बेलन। देखिए गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ बराबर n हो जाएगा। बेलन का आयतन πr² h। यहाँ देखिए पाई से पाई तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे RH दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप वैल्यू देते हैं 4/3, r का वैल्यू 6 है, तो 6 × 6, यहाँ पे n देंगे, और r जो है तो r क्या हो गया यहाँ पे 4 mm है, इसको 10 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी व्यास है ध्यान से, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 त्रिज्या जो हो जाएगा यहाँ पे 2/10 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा 2 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर, ये 2/10 हो गया और 2/10 हो गया। और ऊंचाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तार की लंबाई सेंटीमीटर में 22 है। तार की, हाँ तो देखिए इसमें आपको जो है तार की लंबाई ही पूछ रहा है, और ये 22 जो है यहाँ पे पाई का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ओके। तो आपको h नहीं दिया हुआ, h ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो h फाइंड आउट करना है, तो h जो है आपका यहाँ पे h देंगे। अब h का वैल्यू निकालना है, क्योंकि पाई से पाई तो कट गया। अब यहाँ सिंपल देखिए कटने वाला कौन है, यहाँ 3 है, 3 दूनी 6, 2 से 2 1 कट गया, फिर इसको 2 से काट दिए, 2 3। अब 10, ये तो गुना ही होगा, ठीक है। अब देखिए r का हमारे यहाँ कर रहा है कि जहाँ 22/7 लेना है। अब 22/7 लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों तो कटने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं 6 × 18, 18 चक 72 हो गए, ठीक है। 72 पे कितना जीरो आएगा 2 0, तो ये h हो जाएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में निकल गया।
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कहता है 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। और त्रिज्या 11 है तो 22/7 लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यू पे देखिए पाई के रूप में आंसर है तो हम पाई ही देंगे। ठीक है, पाई हो गया और आर हो गया 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 का 3 गुना 363 पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अर्धगोला का हो गया। अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, पूरा गोला का कितना होता है 4πr²। और अर्धगोला का जो होगा, अर्धगोला में देखिए ये πr² शामिल हो जाता है। ठीक है, 2πr प्लस πr² तब जाके क्या हो जाता है 3πr है। क्वेश्चन फिर ये सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट से स्टार्ट करना है कहाँ। अब यहाँ पे देखिए 3 × 5 = 15, 3 18/5 हो गया। ये आपका 18/5 हो गया। भाग को बदलना है गुना में, 4 दूनी 8 = 9/2 तो 2/9 हो जाएगा। ये कट गया, ये आपका हो गया 4/5। इसका काम हम कर दिए। ठीक है, ये आ गया 4/5। तो अभी इसके साथ करना है, देखिए 5 × 20 = 21, तो 21 बटा जो है वो 4 हो गया गुना यहाँ पे जो बच गया आपका ये है आपका 4/5। ठीक है, इसका बदला 4/5 था, 4 से 4 कटेगा, 21/5 बच गया। तभी इसका भी काम कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए कि ये 4 × 4 = 3 7 है, 7/4 हो गया। 7/4 हो जाएगा, भाग है तो गुना में बदलेगा, यहाँ उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/21, 7 या 21 तो 5 कितना हो गया 12। ठीक है, ये 3 है, 5/12 हो गया। यहाँ तक काम कंप्लीट है। अब इधर देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट स्टेप है कि अब आपका जो बच गया वो है 12 + 3 × 9 2 11/3 और भाग है तो गुना में जाएगा, ये हो जाएगा 12/5। ठीक है, क्योंकि ये टर्म चेंज होगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। नीचे वाला पार्ट को देख लिया जाए कि 3 × 3 = 4/3 है गुना 26/5 हो गया। अब नीचे वाला सबका सेम करेंगे तो यहाँ पे तो देखिए 3 × 5 = 15 है, तो इधर भी हम 15 से अगर गुना कर दे तो ये सेम हो जाएगा, है ना, पूरा आ जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। ऊपर वाला टर्म देखिए कितना होने वाला है। दोनों में हम देखते हैं कि 12 तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 12 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा 15 + 11। नीचे हो जाएगा देखिए 4 × 26, 15 11 कितना आ गया 26, तो 12 × 26 बटा 4 × 26, 26 कट गया, 4 × 3 = 12। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन को आप अगर एक टर्म में नहीं बन रहा है तो लास्ट में बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे माइंड भी जो डिस्टर्ब हो सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग टाइप का हो गया, रीजनिंग ही है। देख ले, एक आदमी पश्चिम की ओर, तो हम लोग जानते हैं यहाँ ऊपर नॉर्थ हो या नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो पश्चिम की ओर कितना जा रहा है 12 किलोमीटर। फिर यहाँ से जाकर के दायां मुड़ जाता है और जाता है 16 किलोमीटर। ठीक है, वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो वह शुरुआती स्थान से कितना दूर है। अब शुरुआती बिंदु है, ये बिंदु है ए की ओर जो है फिर यहाँ से चलता है। तब ए की ओर जो है बात ध्यान देना है, 16 किलोमीटर दायां मुड़ के चल गया, वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर इसकी ओर चल रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है। तो 6 किलोमीटर चल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो शुरुआती स्थान से कितना दूर है। तो देखिए पता है ये समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ पे 12 16 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपेट बनेगा, 12 के स्क्वायर जो 16 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर के बराबर होता है। अब 20 में से ये 6 चल दिया है, तो अब कितना दूर इसको बचेगा चाहिए 14। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में 1 रुपया के सिक्के हैं। ठीक है, और 2 रुपया के सिक्के हैं। 1 का सिक्का है, 2 का है और 5 का सिक्का, जिनकी कुल संख्या जो है रुपया में कितना है 10,000 1080। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या के समान है। सभी मूल्य जो है जितने भी इसके मूल्य होंगे वैल्यू, वो वर्गों के
सिक्कों की संख्या समान है। द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच डिनोमिनेशन इज द सेम। नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, मतलब सिक्का की संख्या समान है। तो ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। जैसे तो बॉक्स 5 में रखे सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात का वैल्यू निकालना। तो जैसे मान लीजिए सबका अगर x संख्या तो सेम है, तो यहाँ पे आपका हो गया 5 2 7 1 8x। ये 8x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मूल्य वर्गों की सिक्कों की संख्या, तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, ठीक है। 2 पर 8 हो गया, तो 8 3 24 और फिर 8 5 40। x का मान कितना हो गया 135। अब 5 रुपये वाला का वैल्यू पूछ रहा है, तो 105 x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 से क्या कर देंगे गुना। 5 5 25, 13 5 65, 2 67, 600 कितना हो जाएगा 75। तो हिंदी में यहाँ पे टर्म थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इंग्लिश में देखिए क्लियर दिया हुआ, द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच डिनोमिनेशन इज द सेम। दोनों जो संख्या सेम है, ठीक है। जब आपको कन्फ्यूजन होगा तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो आप एग्जाम में प्रीफर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या विभाजित 7 शेष बचता है। जब भी शेष वाला बात आएगा हम विभाजिता का नियम ही लगाते हैं। 7 अगर घटा देंगे तो किसमें 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 का लास्ट में 0 आना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, एक ही संख्या है ऐसा जिसमें 7 अगर हम घटा दे तो वो डिवाइड हो जाएगा, डी नंबर। तो बी आंसर हो गया, बाकी कोई है ही नहीं, ठीक है। अब अगर 7 वाला 2 ऑप्शन होता तो हम देखते हैं 15 में 3 इंटू 7 घटाने पे 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 3 का रूल लगा देते, तो इस तरह से 3 का रूल 4 का रूल भी लगा सकते हैं, 12 है तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को देखिए 6 5 1 9 है से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 97 बचता है। शेषफल कितना आ रहा है 97। उसी संख्या को जब 53 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए इस टाइप के समय में जो भी नंबर दिया जाता है ये ऑलरेडी संख्या से डिवाइड होता है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो आपको जांचने की जरूरत नहीं। जो शेष बचता है ना शेष, बस उसमें आपको संख्या से डिवाइड कर देना है। 53 से भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा 4, इनसे कितना हो जाएगा 44। अब अगला देखते हैं, इसमें यहाँ पे टर्म आपको दिया हुआ है सबका सब परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, 9 से 61 है, 4 से 41 है, 1764 है। आपको पता करना है किसका ये स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ 3844 है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे 961 है, ये तो 31 का होता है, 3.1 भागा 441 है, तो ये आपका हो जाएगा 2.1, 21 का गुना। अब देखिए 3844 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए कि 64 है, या तो 8 होना चाहिए या 2 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। लेकिन 17 देखिए किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 17 जो है वो 4 के स्क्वायर नज़दीक है, तो 2 वाला होगा, ठीक है। 42 हो जाएगा, 4.2। देखिए 17 मतलब 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, 16 के नज़दीक है, मतलब क्या मतलब कि 40 के नज़दीक होगा आंसर। तो आंसर तो 2 वाला होगा, 8 वाला तो बहुत दूर होगा, 48 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ सोचना है आपको। यहाँ देखिए कि यहाँ पे भी 44 है, तो या तो 8 होगा या 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 38 देख रहा है, 6 के स्क्वायर, ठीक है। 6 के स्क्वायर जो है 36 होता है, इसके नज़दीक है, इसलिए ये 6.2 होगा। बस अब क्वेश्चन आपका जो है बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले देखिए भाग दिया हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पे आपको भाग को गुना में बदल देना है। तो 4.2 देखिए सब में तो डेसिमल सेम ही है, 4.2 इंटू 3.1, और ये गुना हो जाएगा 1/2.1 इंटू 6.2।
इसको हम 21 से 2 बार काट सकते हैं, ठीक है, ये 2 बार हो गया। अब 21 दूनी कितना हो गया 62। तो अब यहाँ पे एक तरह से समझिए कि 62 का ही स्क्वायर पूछ रहा है ना, और 62 का स्क्वायर अभी हम जानते हैं कि 38 44 होता है, ये आंसर हो जाएगा। 6.2 है, देखिए डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है, डेसिमल सब में सेम है, इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला करा है कि यदि संख्या दिया हुआ है n 2 3 4 7 2 4, ये 11 से विभाजित है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान। तो 11 का रूल क्या होता है, 11 का रूल में हम देखते हैं डिफरेंस आपको देखना, ठीक है। यहाँ देखिए डिफरेंस देखें, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 7 में से 4 जाएगा तो 3, डिफरेंस देखना। यहाँ पे 2 हो गया प्लस यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पे आपका n हो गया। अब डिफरेंस का योग जो है वो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 2 5 1 6, अगर 5 रख दे वैल्यू तो 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। या तो 11 होना चाहिए या 0, 0 का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अल्टरनेट डिफरेंस निकालें, अल्टरनेट क्या किए हम लोग, डिफरेंस निकाल दें इधर से, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा आसान आता है, नहीं तो नंबर जो होता है इसे ओड इवन वाला को जोड़ करके हम लोग जो निकालते हैं और तब जो अंतर लेते हैं उससे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 संख्या का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो बताइए एलसीएम कितना दिया हुआ है 252, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 18। यदि संख्या के बीच का अंतर 90 है तो संख्या का योग कितना होगा, अंतर 90 है तो योग पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मौसा 18 है तो अंतर भी 18 से विभाजित होना चाहिए और योग भी 18 से भाग लगना चाहिए, तो 18 से भाग लगना तो इसमें सब है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2 संख्या का अंतर 90 है और 2 संख्या का योग पूछ रहा है, ठीक है। इसको कैसे हम आसान तरीका से निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 संख्या का जब अंतर दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है 90 डिग्री और आपसे पूछ रहा है a प्लस बी, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो कह सकते हैं हम लोग एक तरह से कि a इंटू बी दिया हुआ है, क्योंकि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, a गुना बी बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, दोनों का गुणनफल हो सकता है ना। तो अगर हम लोग फार्मूला देखिए अलजेब्रा बेस्ड पे यूज कर सकते हैं इसको। फार्मूला क्या हो जाएगा देखिए कि हमको a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 4ab लिखना पड़ेगा, 4ab, तब जाके होल स्क्वायर होगा और फिर इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी 90 का स्क्वायर तो 8100 हो गया, ठीक है, प्लस कर देंगे 4 है और यहाँ पे ए बी है, तो ए बी को गुना करना होगा। देखिए 252 गुना 18 है, तो यही गुना आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग करते हैं इसमें 18 से ही गुना करते हैं, 18 दूनी कितना हो गया 36, ठीक है। फिर 18 पचे 90 3 93, 18 दूनी 36 9 45, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा देखना है कि इसको जब हम जोड़ेंगे इस तब वर्गमूल करना पड़ेगा, इकाइयाँ हैं हमको, तो यहाँ पे 4 है, 36 से गुना करेंगे तो 4 4 आएगा, ठीक है। 36 चौक 144 होता है, फिर 45 चौके पढ़ दिए 180, ठीक है, और 181, तो लास्ट में 4 कौन देने वाला है, ठीक है, उसको भी देख के हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 162 भी है और 138 भी है, तो अब इसको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम 8100 जोड़ते हैं ना, ये टोटल अब आपका हो जाएगा 44262 26 244, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 262 के पास पहुँचेंगे, किसका स्क्वायर पहुँचेगा 16 का, ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, ये 162 का स्क्वायर हो गया, ठीक है।
तो देखिए ये तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर दे के यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेशन को बढ़ा दिया, लेकिन पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपको रास्ता पता रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि कोई